हे एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की पॉलिटी का चैप्टर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो पहले हमें ये जानना होगा कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग से हम क्या समझते हैं। पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पावर की हम जो शेयरिंग करते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री की हम बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल लेवल है, उसके सबऑर्डिनेट सेंटर के सबऑर्डिनेट हमारा स्टेट्स हैं और उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पावर की शेयरिंग हुई है, तो इससे ही हम पावर शेयरिंग कहते हैं कि कैसे जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स में बटा हुआ है, इससे ही हम पावर शेयरिंग करते हैं। जैसे कि एक और चीज़ आप देखो, हमारे यहाँ अगर हम वर्टिकली बात करते हैं तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये तीनों है क्या। तो लेजिस्लेटिव वो है जो कि हम बोलते हैं हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेचर, जहाँ पे एमपीज एमएलएज इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट लेवल पे एमएलएज और सेंट्रल लेवल पे एमपीज, ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं, वो रूल्स और लॉज बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, ठीक है, जो प्लान को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, बेसिकली प्लान इनका ही होता है जो कि लेजिस्लेटिव पास कर दी। और जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी इज बेसिकली हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा कानूनी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि कैसे, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये जुडिशियल सिस्टम है। और ये तीनों हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर की शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग इस तरह से आप देखो कि अगर कोई भी एक जो है ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा उस पर क्रॉस चेक करता है, और वहाँ पे किसी एक के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, तीनों के पास जो है बैलेंस्ड ऑफ पावर है, पावर जो है वो बैलेंस्ड है। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग एट हॉरिजॉन्टल लेवल। बट वर्टिकल लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल फिर स्टेट लेवल, इस तरह की पावर शेयरिंग को हम आज हम जिन दो कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। तो पहले हम देखते हैं कि बेल्जियम की क्या स्टोरी है। तो अगर हम बात करें तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। और अगर हम मैप में इस कंट्री को देखते हैं तो बेल्जियम जो है पावर शेयर करता है किससे, फ्रांस से, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड द नीदरलैंड, ओके। और अगर हम बात करें ये इसकी एरिया वाइज, तो ये अगर हम हरियाणा स्टेट जो इंडिया में है, ये लगभग उसके बराबर ही, अप्रॉक्सीमेटली हरियाणा जितना ही बड़ा है। और लेकिन यहाँ पे जो एथनिसिटी है वहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो एथनिसिटी क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनका बिलीफ भी अलग अलग है, वो अलग अलग चीज़ों में मानते हैं, तो इसे हम एथनिसिटी बोलते हैं। सो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे जो था डच स्पीकिंग लोग जो थे 59% थे और वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे, ओके। एंड अनदर 40% जो लोग थे वो वैलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। अब ये हमारा 1% बच रहा, और जो 1% लोग थे वो बेल्जियंस थे और वो जर्मन बोलते थे। लेकिन ये तो सेंट्रल लेवल की बात थी, ओवरऑल कंट्री में ऐसा था। लेकिन अगर हम वहाँ के जो वहाँ का कैपिटल सिटी था ब्रुसेल, अगर हम ब्रुसेल की बात करते हैं तो वहाँ पे 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो लोग थे वो डच बोलते थे। यानी कि अब क्या हुआ, जो डच थे वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में आ गए और ओवरऑल वो मेजॉरिटी में थे। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे ब्रुसेल में वो मेजॉरिटी में थे। अगर हम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की बात करते हैं तो दे वर रिच, उनके पास पैसा था, उनके पास पावर था, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोग का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द डच स्पीकिंग पीपल। सो ये कहीं ना कहीं जो डच बोलने वाले लोग थे उनमें रिसेंटमेंट पैदा कर दिया, उनमें रिसेंटमेंट मीन्स उनमें गुस्सा पैदा कर दिया। वो इस चीज़ से बेहद नाराज़ थे कि उन्हें उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। और जो सीवियरली अफेक्टेड एरिया था वो था ब्रुसेल, उनकी कैपिटल सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो काफ़ी कम थे, वो माइनॉरिटी में थे। ये बेल्जियम की स्टोरी थी। जो दूसरा कंट्री है हमारे इस चैप्टर में वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि साउथ एशिया में है।
इंडिया के साउदर्न कोस्ट से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर है और ये यहाँ का पॉपुलेशन अगर जो देखें तो वो 20 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं और ये जो इनका पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जिनकी बिलीफ अलग है। तो अगर यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ हैं बेसिकली, वो है सिंघलीज़ कम्युनिटी जो कि 74% है और जो कि मेजॉरिटी है यहाँ की, एंड अनदर वन इज़ तमिल। तमिल्स यहाँ पे 18% है और बाकी जो हैं वो कुछ मुस्लिम्स भी रहते हैं यहाँ पे। तमिल्स की भी कुछ सब कैटेगरीज़ हैं, कुछ सब ग्रुप्स हैं, जैसे 2 सब ग्रुप्स हैं बेसिकली, दैट तमिल नेटिव जिनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। ये श्रीलंकन ओरिजिन के हैं, 13% लोग तमिल्स ऐसे हैं और बाकी जो 4-5% जो भी हैं वो इंडियन ओरिजिन तमिल हैं। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडेंजर्ड लेबर बनके, बंधुआ मजदूर बनके इंडिया से यहाँ पे आए थे और उनके यहाँ उनके बच्चे यहाँ पे रह गए, तो ये इंडियन ओरिजिन तमिल हैं। तो जो बेसिकली सिंघलीज हैं दे बिलीव इन बुद्धिज़्म, वो बुद्धिज़्म को मानते हैं और जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। यहाँ पे श्रीलंका को उसका इंडिपेंडेंस मिल गया था 1948 में। जैसे कि हम जानते हैं उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी रहती है और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट जो होती है गवर्नमेंट आती है वो भी सिंगला कम्युनिटी की होती है, क्योंकि सिंगला कम्युनिटी वहाँ पे मेजॉरिटी में होता है। तो नाउ जो गवर्नमेंट उन्होंने इलेक्ट करा वो मेजॉरिटेरियनिज़म करती है, मतलब ऐसे स्टेप्स लेती है जो कि सिंगला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है। और इनके स्टेप्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 1956 में एक एक्ट पास करते हैं जहाँ पे श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पहले इंग्लिश होती है उसको चेंज कर दिया जाता है सिंगला में, ठीक है। इसे तमिल नहीं रखते, तमिल भी नहीं ऐड करते हैं, बस सिंगला ही उनका ऑफिशियल लैंग्वेज रह जाता है। और दूसरी चीज़ जो वो करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या फिर यूनिवर्सिटी पोजीशंस में वो प्रेफरेंस देते हैं सिंगला कम्युनिटी को। और जो थर्ड वन जो मेन था वो ये था कि जो बुद्धिज़्म है दे सेड दैट दे विल फॉस्टर द बुद्धिज़्म, कि वो बुद्धिज़्म को बढ़ावा देंगे। इससे कहीं ना कहीं जो तमिल सिटीजन्स होते हैं, श्रीलंकन तमिल्स होते हैं, दे फेल्ट लाइक एलिनेटेड। उन्हें लगता है कि वो उन्हें किनारा किया जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है, उनकी जो इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है। तो अब क्या होता है कि ये जो सिंघलीज जो तमिल्स हैं नाउ दे फॉर्म कम्युनिटीज़, और इससे इन दोनों जो सिंघलीज और तमिल्स हैं इनके बीच में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तमिल्स जो हैं एक ग्रुप बनाते हैं एंड दैट ग्रुप इज़ द LTTE लिट्टे ग्रुप, जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये 23 जुलाई 1983 को यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर बेसिकली दैट लिट्टे कम्युनिटी वांट्स अ डिफरेंट नेशन। वो कहते हैं कि हमें जो तमिल वाले हैं, हम तमिल्स को नॉर्दर्न साइड में हमें एक डिफरेंट कंट्री दे दो। तो एक चीज़ जो हमारे जानने लायक है वो ये है कि सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर या फिर कोल्ड वॉर, तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो अपोजिंग या फिर उसके 2 से अधिक ग्रुप्स में किसी एक सेम कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर 2 या फिर उससे अधिक ग्रुप्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली वी कॉल देम वॉयलेंट क्योंकि वो वॉयलेंट रहता है और ऐसा हो जाना कि इट फील्स लाइक कि ये वॉर है, तो इसे कोल्ड वॉर या फिर सिविल वॉर कहते हैं उस कंट्री का। और श्रीलंका में इस कोल्ड वॉर या फिर सिविल वॉर के वजह से 70,000 मान के जो 70,000 जो लोग थे वो मारे गए थे इन 1983। ये दुनिया का डेडलीस्ट ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट था और ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला कोल्ड वॉर था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स ये लंबा कोल्ड वॉर चला और ये कोल्ड वॉर 2009 में जाके ख़त्म हुआ है। सो अब हम देखेंगे कि इन दोनों गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं इन चीज़ों को सही करने के लिए। बेल्जियम ने क्या किया जो वहाँ की प्रॉब्लम थी उसको सही करने के लिए, और श्रीलंका ने क्या किया अपनी कंट्री के प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए। जो बेल्जियम गवर्नमेंट होती है दे टुक डिफरेंट पाथ। वो अपनी इथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग रास्ता
चूज़ करते हैं, एंड दैट इज़, वो हम देखते हैं कि वो चूज़ क्या करते हैं। सो बेल्जियम जो होता है, वहाँ की गवर्नमेंट 1970 से 1993 तक में 4 बार अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अमेंडमेंट करती है, उसमें बदलाव करती है 4 बार, कि वहाँ की जो एथनिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और जो लोग हैं वो हैप्पीली रह सकें एक साथ। तो जो मेजर स्टेप्स बेल्जियम गवर्नमेंट लेती है वो ये कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ द ग्रुप्स, मतलब सेंटर में दे डिसाइडेड कि हम जो सेंटर है और उनके मिनिस्टर्स हैं वो 50-50 रहेंगे, हाफ डच स्पीकिंग एंड हाफ दैट फ्रेंच स्पीकिंग, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और दूसरी जो चीज़ होती है वो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़्यादा पावर देते हैं, सेंटर के नीचे जो स्टेट होता है, स्टेट को दे गिव मोर पावर्स, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे होता है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे जहाँ पे डच ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे भी फ्रेंच को 50% ही मिलता है, दोनों को 50-50 ही मिलता है। और ब्रुसेल की बात करते हैं, लाइक, या फिर स्टेट लेवल पे ब्रुसेल सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही मिलता है दोनों कम्युनिटीज़ को, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। एंड अनदर मेजर स्टेप जो वो लेते हैं वो ये कि वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट चुनते हैं, एक ऐसा इंसान चुनते हैं वो, जो कि केवल एक लैंग्वेज कम्युनिटी का हो, डजंट मैटर डच, फ्रेंच, जर्मन, इन तीनों में से किसी भी एक का हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहता है, वो बस जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसके पास पावर है रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। ओके। और अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका की, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कोई मेजर स्टेप्स नहीं लेती, और जो मेजर स्टेप्स वो लेती है दैट एंड्स टू द सिविल वॉर इन द कंट्री। वहाँ के जो तमिल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तमिल्स और सिंगलीज़ के बीच में वो बढ़ जाता है। और ये कोल्ड वॉर जो है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 32 ईयर लॉन्ग कोल्ड वॉर चलता रहता है, एंड वो 2009 में कहीं जाके ख़त्म हुआ है। सो इट इज़ लॉन्गेस्ट रनिंग कोल्ड वॉर इन द वर्ल्ड। सो दोनों कंट्रीज़ का अप्रोच अलग था चीज़ों को देखने का। जहाँ बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया और अपनी जो सिटीजन्स हैं, डजंट मैटर दे बिलोंग टू विच कम्युनिटी और विच एथनिसिटी, उन्होंने दोनों को एक साथ रखा। लेकिन वहीं श्रीलंका ने मेजॉरिटी को ऊपर रखा, जिसकी वजह से वहाँ पे इतना लंबा कोल्ड वॉर चला और ना जाने 70,000 पीपल जस्ट लॉस्ट देयर लाइफ। सो दीज आर द डिफरेंसेस।